बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं समझना है। एसएन टेक्स्ट बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड, उसका पार्ट 4 करने जा रहे हैं। पार्ट 4 और बेहद अहम पार्ट, ये बेहद अहम पार्ट है। इसको ज़रा ध्यान से सुन लीजिएगा। सारा कॉन्सेप्चुअल है। ये पार्ट अगर आपको समझ में नहीं आया, आपने ध्यान से मेरी बातों को नहीं सुना, तो आगे आने वाली वीडियोस जो है ना, आगे आने वाले पार्ट जो हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ये मैं आपको पहले ही बता दूँ, आगे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप फिर बोलिएगा नहीं कि सर बात आपकी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि इसमें वो सेंट्रल कॉन्सेप्ट जो है वो सॉलिड्स का मैं वो आपको देने वाला हूँ। बुनियादी तसव्वुर जो है सॉलिड का, ये हमारे पास जो है, हमारे पास पेज नंबर 123 पे टाइप्स ऑफ सॉलिड्स है, जिसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमरफस सॉलिड्स हैं। दो बुनियादी क्लासेस में हमने सॉलिड्स को डिवाइड कर दिया है, क्रिस्टलाइन और एमरफस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन और एमरफस सॉलिड्स। अब ज़रा मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा। पिछली वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए, ठीक है। इसी स्क्रीन जो आपको YouTube की नज़र आ रही है, इसी के नीचे डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं पिछली वीडियोज़ के, वो देख लें इसी चैप्टर के। और अगर आपको पिछले चैप्टर्स की वीडियो देखनी है तो पेज पे चले जाइए। पेज कहाँ से मिलेगा आपको? इसी स्क्रीन के नीचे लिखा हुआ है, रटना नहीं समझना है, लोगो बना हुआ है, उस पर क्लिक करें, पेज खुल जाएगा। वहाँ प्ले लिस्ट का ऑप्शन होगा, प्ले लिस्ट पे क्लिक करें तो प्ले लिस्ट आ जाएंगी सारी की सारी। 11th केमिस्ट्री की प्ले लिस्ट है, उसमें सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 की सारी सारी, ठीक है भाई। प्ले लिस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अगर आपको ये डाउनवर्ड एरो, राइटवर्ड एरो ये आपको नज़र आते हैं तो आप इन पे क्लिक करें तो आपको मज़ीद प्ले लिस्ट जो हैं वो नज़र आ जाएंगी। समझ में आ रही है बात आपको? इसके अलावा एसएन टेक्स्ट बुक बोर्ड मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी की प्लेलिस्ट मौजूद है, एसएन टेक्स्ट बुक बोर्ड मैट्रिक बायोलॉजी की प्लेलिस्ट मौजूद है। इसके अलावा ओल्ड केमिस्ट्री जो बुक्स हैं हमारी, ओल्ड बुक्स जो हैं केमिस्ट्री की है, मैथमेटिक्स है, फ़िज़िक्स है, इनकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। 2 प्लेलिस्ट केमिस्ट्री की हैं, 2 प्लेलिस्ट मैथमेटिक्स की हैं, ओल्ड बुक्स की। वो देखना चाहते हैं तो आप वो देख लीजिए। आपकी इंग्लिश की बेसिक्स अच्छी नहीं है, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश की प्लेलिस्ट मौजूद है। एडवांस करना चाहते हैं, टेंसेस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, तो इंग्लिश लैंग्वेज एडवांस 1 की प्लेलिस्ट मौजूद है, वो देख लीजिए। आपकी केमिस्ट्री की बेसिक्स अच्छी नहीं है तो बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट मौजूद है, लाजमी देखिए, आपकी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हो केमिस्ट्री की। और अगर आपकी मैथमेटिक्स की बेसिक्स वीक हैं तो बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स के नाम से भी प्लेलिस्ट मौजूद है, उसमें बेसिक्स अपनी स्ट्रॉन्ग कीजिए मैथमेटिक्स की, उसके बगैर आप आगे चल नहीं सकते, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको जो है वो पिन पॉइंट कॉन्सेप्ट चाहिए, टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट चाहिए 1 मिनट के अंदर, तो वो पूरी सीरीज़ मैंने व्हाट सीरीज़ के नाम से बनाई हुई है, शॉर्ट्स के नाम से प्लेलिस्ट मौजूद है, उसमें देखें आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। 1-1 मिनट की वीडियोस हैं, शॉर्ट्स हैं वो, तो आपको 1 मिनट में कॉन्सेप्ट व्हाट का मिल जाएगा। मॉलिक्यूल क्या है, एटम क्या है, आयन क्या है, एवोगैड्रोस नंबर क्या है, ये क्या सीरीज़, व्हाट सीरीज़ पूरी की पूरी बनी हुई है। टू द पॉइंट आपको पता लग जाएगा ये क्या है, ठीक है भाई। तो अब आगे चलते हैं ज़रा इसकी तरफ। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए 3 चैप्टर जो है वो अलग अलग डिवाइड किए गए थे इसके अंदर। पहला था स्टेट्स ऑफ मैटर गैस, फिर था स्टेट्स ऑफ मैटर लिक्विड, फिर अब फाइनली स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड जो है ये हम करने जा रहे हैं। आपकी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं ना, आपकी ज़मीन के ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं, वो 2 क्लासेस में बुनियादी तौर पर डिवाइड हैं, 2 ग्रुप्स में डिवाइड हैं, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। समझ में आ रही है बात आपको? जानदार चीज़ें और बेजान चीज़ें। जानदार चीज़ें और बेजान चीज़ें सब की सब पार्टिकल्स से मिलके बनी हैं, सब की सब पार्टिकल्स से मिलके बनी हैं। ये पार्टिकल्स जो हैं वो 3 तरह के होते हैं, ठीक है। या तो वो मॉलिक्यूल्स होंगे, या वो एटम्स होंगे, या वो आयंस होंगे। समझ में आ रही है बात आपको? मैंने सारी चीज़ों की बात की है, जितनी जानदार चीज़ें और जितनी बेजान चीज़ें हैं, सब की सब पार्टिकल्स से मिलके बनी हैं। अब यहाँ पर सारी चीज़ों को, जो जानदार और बेजान चीज़ें हैं, उसमें से जो बेजान चीज़ें हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं,
उनको हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं, गैस, सॉलिड और लिक्विड। गैस, सॉलिड और लिक्विड। स्टेट्स ऑफ मैटर गैस हम कर चुके, स्टेट्स ऑफ मैटर लिक्विड हम कर चुके, स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड जो है वो हम करने जा रहे हैं। गैस जो है वो भी पार्टिकल्स से मिलके बनी है, सॉलिड जो है वो भी पार्टिकल्स से मिलके बने हैं, लिक्विड जो हैं वो भी पार्टिकल्स से मिलके बने हैं। पार्टिकल्स हमारे पास 3 किस्म के हैं, मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आइंस। ये गैस किसी भी किस्म की है, ये या तो मॉलिक्यूल्स से मिलके बनी है, बल्कि मॉलिक्यूल्स से ही मिलके बनी है जितनी भी गैसेस हैं, ठीक है। आपने ये वाली टाइप जो है ना वो पार्टिकल की आपने देखी थी गैस के अंदर। आपसे पूछा जाता है मॉलिक्यूल क्या है भाई, बता दीजिए, तो आप बोलें पार्टिकल की एक किस्म है। एटम्स क्या है, आप बता दें पार्टिकल की एक किस्म है। आइंस क्या है, आप बता दें पार्टिकल की एक किस्म है। समझ में आ रही है बात। उसके बाद हमने लिक्विड्स का कॉन्सेप्ट देखा, तो इसके अंदर भी हमने मॉलिक्यूल्स को ही देखा, इसके अंदर भी हमने मॉलिक्यूल्स को ही देखा। यानी कि जितनी भी किस्मों की गैसेस हैं वो सब कौन से पार्टिकल्स से मिलके बनी है, मॉलिक्यूल्स से। जितने भी लिक्विड्स बने हैं वो किससे मिलके बने हैं, कौन से पार्टिकल्स से मिलके बने हैं, मॉलिक्यूल्स से। अब चलते हैं सॉलिड की तरफ। सॉलिड का प्रॉब्लम ये है कि ये सॉलिड जो है वो कौन से पार्टिकल्स से मिलके बने हैं, ये मॉलिक्यूल्स से भी मिलके बने हैं। कुछ सॉलिड ऐसे हैं जो कि मॉलिक्यूल्स से मिलके बने हैं, कुछ सॉलिड ऐसे हैं जो कि एटम्स से मिलके बने हैं, कुछ सॉलिड्स ऐसे हैं जो कि आइंस से मिलके बने हैं। ये बात जहन में रखिएगा। किसी भी सॉलिड की जब आपके सामने बात की जाए ना, तो आप सबसे पहले ये सोचिएगा कि ये सॉलिड जो है ये कौन से पार्टिकल्स से मिलके बना है। क्या ये सॉलिड एटम से मिलके बना है, क्या ये सॉलिड मॉलिक्यूल से मिलके बना है, क्या ये सॉलिड आइंस से मिलके बना है। ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जिनको अब अगर आपने जहन नशीन न किया, इस लेक्चर को नोट ना किया, तो आगे आने वाली वीडियोस में आपका कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा। ये मैं आपको पहले ही बता दूं। समझ में आ गई बात। तो सॉलिड के अंदर हमने ये चीज़ देख ली। अब जब सॉलिड के हमने 2 मेजर ग्रुप बना दिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमरफस सॉलिड्स, 2 ग्रुप्स में सॉलिड्स को हमने डिवाइड कर दिया, तो डेफिनेटली ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स भी पार्टिकल्स से मिलके बने हैं और एमरफस सॉलिड्स भी पार्टिकल्स से मिलके बने हैं। कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऐसे होंगे जो कि मॉलिक्यूल्स से मिलके बने होंगे, कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऐसे होंगे जो एटम्स से मिलके बने होंगे, कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऐसे होंगे जो आइंस से मिलके बने होंगे। इसी तरह एमरफस सॉलिड्स जो हैं कुछ ऐसे होंगे जो कि मॉलिक्यूल्स से मिलके बने होंगे, कुछ एमरफस सॉलिड्स ऐसे होंगे जो कि एटम्स से मिलके बने होंगे, कुछ एमरफस सॉलिड्स ऐसे होंगे जो कि आइंस से मिलके बने होंगे। अब ये एटम, आइन और मॉलिक्यूल ये वर्ड डिस्टर्ब कर रहे होंगे आपको, तो भाई वो मैं इसका मसला पहले ही हल कर चुका हूँ। बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में जाइए, वहाँ पर वीडियोस मौजूद हैं, आपको मॉलिक्यूल, आइन और एटम का फ़र्क पता लग जाएगा। या फिर आप शॉर्ट्स वाली प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर आपको जो है वो शॉर्ट्स के अंदर 1-1 मिनट के अंदर मॉलिक्यूल को भी मैंने एक्सप्लेन किया है, एटम को भी, आइन को भी, कि ये होते क्या हैं ये पार्टिकल्स की ही टाइप्स। ठीक है भाई। तो मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आइंस आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में भी मिलेंगे और एमरफस सॉलिड्स के अंदर भी आपको मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आइंस मिलेंगे। अब बुनियादी फ़र्क क्या है इनके अंदर, सोचने की बात है ना, कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड जो हैं ये भी एटम्स, कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड जो हैं वो एटम से मिलके बने हैं, कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मॉलिक्यूल्स से मिलके बने हैं, कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है वो आइंस से मिलके बने हैं। और एमरफस सॉलिड्स भी कुछ जो हैं, एमरफस सॉलिड्स किससे मिलके बने हैं, मॉलिक्यूल्स से। कुछ एमरफस सॉलिड्स जो हैं वो एटम्स से मिलके बने हैं, कुछ एमरफस सॉलिड्स जो हैं वो आइंस से मिलके बने हैं। तो फ़र्क क्या है, ये फ़र्क समझाने के लिए आपको मैं एक मिसाल देता हूँ। ये 2 दीवारें हैं, वॉल, ये भी एक वॉल है, ये भी एक वॉल है। बड़ा आसान सी मिसाल दे के मैं आपको बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, इसलिए ज़रा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ये भी एक वॉल है, ये भी एक वॉल है। आपसे पूछा जाता है भाई ये वॉल किससे मिलके बनी है, आप कहेंगे ये ब्रिक से मिलके बनी है। और ये वाली वॉल किससे मिलके बनी है, ये भी ब्रिक से मिलके बनी है, ईंटों से। कोई चेंज तो नहीं है ना, वही बात है। तो ये वॉल भी ब्रिक से मिलके बनी है, ये वॉल भी ब्रिक से मिलके बनी है। ठीक है।
लेकिन ये वॉल जो है ये स्ट्रॉन्ग है और ये वाली वॉल जो है वो वीक है। कैसे आपको पता लगा? इस वाली वॉल पे आपने किक मारी तो ये दीवार जो है वो टूट गई आसानी से। एक ही किक मारी आपने, ये दीवार जो है वो टूट गई, गिर गई, बिखर गई। लेकिन ये वाली दीवार जो है, इस पे जब आपने किक मारी तो आप बिखर गए, आप टूट गए, आपके टांग की हड्डी टूट गई, क्योंकि ये दीवार बड़ी मजबूत है, ये दीवार जो है वो बहुत कमज़ोर थी। ये तो आसानी से आपने एक लात मारी, ये गिर गई। वजह क्या है इसके पीछे? सोचने की बात है, ज़रा इसको समझिएगा। ये दीवार भी ब्रिक्स से मिलके बनी है, ये दीवार भी ब्रिक्स से मिलके बनी है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये अगर कमज़ोर है और ये अगर मजबूत है, इसके पीछे वजह क्या है? ब्रिक्स। आसान सी बात है, आसान सी बात है। अगर ये दीवार कमज़ोर है तो इसके पीछे वजह ब्रिक्स है, क्योंकि दीवार बनी किससे? दीवार ब्रिक्स से मिलके बनी है, दीवार ब्रिक्स से मिलके बनी है। और अगर ये दीवार मजबूत है तो ये मजबूत क्यों है? इसके पीछे इसकी वजह क्या है? इसकी ब्रिक्स हैं, इसकी ईंटें हैं। समझ में आ रही है बात आपको? लेकिन वही फिर सवाल जहन में आता है कि यार ये दीवार कमज़ोर क्यों है और ये दीवार स्ट्रॉन्ग क्यों है, मजबूत क्यों है, जबकि दोनों ही ब्रिक्स से मिलके बनी है। वजह यहाँ पर ये ब्रिक है। अगर तो यहाँ पर सेम ब्रिक्स हैं, ज़रा समझिएगा बात को, अगर तो यहाँ पर सेम ब्रिक्स हैं, मतलब जिस तरह की ब्रिक्स यहाँ पर हैं उसी तरह की ब्रिक्स यहाँ पर हैं, पहली बात ये। या फिर डिफरेंट ब्रिक्स हैं, डिफरेंट ब्रिक्स हैं। यहाँ पर जो ब्रिक्स हैं वो दूसरी क्वालिटी की हैं, यहाँ पर जो ब्रिक्स हैं वो दूसरी क्वालिटी की हैं। समझ में आ रही है बात? एक तो सीधी सीधी वजह यही है। आपसे कोई पूछता है भाई ये दीवार कमज़ोर क्यों है और ये दीवार मजबूत क्यों है, समझ में आ रही है बात? तो उसके पीछे वजह आप बताते हैं, भाई इसकी कमज़ोरी, इस दीवार की कमज़ोरी के पीछे वजह इसकी ईंटें हैं, इस दीवार की मजबूती के पीछे वजह इसकी ईंटें हैं। वो आपसे बोलता है कि भाई इसमें जो ईंटें इस्तेमाल की गई हैं और इसमें जो ईंटें इस्तेमाल की गई हैं वो एक ही जैसी हैं। बात को ज़रा समझिएगा, वो एक ही जैसी हैं। जिस फैक्ट्री से जो ब्रिक्स तैयार हुई हैं इस दीवार को बनाने के लिए, उसी फैक्ट्री की ब्रिक्स जो है वो यहाँ पर आई हैं इस दीवार को बनाने के लिए। मतलब अगर ब्रिक्स जो हैं वजह हैं, सोचने की बात है, तो वो आपसे ऑब्जेक्शन करने वाला, समझ रहे हैं ना आप बात को, वो आपसे ऑब्जेक्शन करने वाला बोल रहा है भाई कि जिस फैक्ट्री की ब्रिक्स जो हैं वो यहाँ लगी हैं, उसी फैक्ट्री की ब्रिक्स जो हैं वो यहाँ लगी हैं, फ़र्क कोई नहीं है। मैं आपकी बात मान लेता कि अगर यहाँ पर कोई अलग फैक्ट्री की ब्रिक्स लगी होती और यहाँ पर किसी दूसरी फैक्ट्री की ब्रिक्स लगी होती, यहाँ पर किसी और क्वालिटी की ब्रिक्स होती, यहाँ पर किसी और क्वालिटी की ब्रिक्स होती, तो मैं आपकी बात मान लेता कि हाँ सही है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर जो ईंटें हैं वो कमज़ोर थीं, इस वजह से दीवार भी कमज़ोर थी, और यहाँ पर ईंटें मजबूत थीं तो ये दीवार भी मजबूत थी। मैं आपकी बात ज़रूर मान लेता, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो ब्रिक्स इस्तेमाल हुई हैं वो वही इस्तेमाल हुई हैं जो यहाँ पर हुई हैं, जो यहाँ पर हुई हैं। तो सेम ब्रिक्स हैं, उसके बावजूद भी ये वाली जो दीवार है और ये वाली जो दीवार है, इनकी ताकत में फ़र्क क्यों है? ये है वो सवाल। अब ये दीवारों को छोड़ के अब हम दो सॉलिड ले लेते हैं। एक है हमारे पास डायमंड, डायमंड ठीक है, हीरा जिसको कहते हैं। दूसरा है हमारे पास ग्रेफाइट। डायमंड जो है ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, डायमंड जो है वो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ग्रेफाइट जो है ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अभी क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड क्या है ये मैंने आपको नहीं बताया अभी, ठीक है ना, बताऊंगा, ज़रा तसल्ली रखें, पहले ये बात जहन में रखें। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है और ग्रेफाइट भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ये जो डायमंड है ये प्योरली
कार्बन के एटम्स से मिलके बना, कार्बन एटम्स, नोट्स में डाल लें अपनी ये बात। डायमंड प्योरली कार्बन के एटम्स से मिलके बना है, कोई दूसरी फैमिली के एटम्स डायमंड को बनाने में इन्वॉल्व नहीं है। समझ आ गई बात? कोई हाइड्रोजन के एटम यहाँ पर शामिल नहीं है, कोई क्लोरीन के एटम यहाँ शामिल नहीं है, आयरन के एटम्स शामिल नहीं हैं। प्योरली कार्बन के ही एटम्स हैं जिन्होंने मिल के डायमंड को बनाया है। बिल्कुल इसी तरह ग्रेफाइट को अगर देखें तो यहाँ पर भी प्योरली कार्बन के एटम्स ही इन्वॉल्व हैं, प्योरली कार्बन के एटम्स ही इन्वॉल्व हैं। आपको मैंने शुरू में क्या बात बताई थी, याद है? मैंने कहा था क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड कुछ ऐसे हैं जो कि मॉलिक्यूल्स से मिलके बने हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड कुछ ऐसे हैं जो कि एटम्स से मिलके बने हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड कुछ ऐसे हैं जो कि आयंस से मिलके बने हैं। इसी तरह एमोर्फस सॉलिड्स कुछ ऐसे हैं जो कि मॉलिक्यूल्स से मिलके बने हैं, एमोर्फस सॉलिड्स कुछ ऐसे हैं जो कि एटम्स से मिलके बने हैं, एमोर्फस सॉलिड्स कुछ ऐसे हैं जो कि आयंस से मिलके बने हैं। अब यहाँ पर आप देख लीजिए डायमंड और ग्रेफाइट को, दोनों के दोनों एक क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, इसके अंदर अब क्रिस्टलाइन सॉलिड तो हैं दोनों के दोनों, डायमंड और ग्रेफाइट। फिर अगला सवाल, क्रिस्टलाइन सॉलिड की 3 टाइप्स हैं, एटम्स से मिलके बनने वाली, मॉलिक्यूल्स से मिलके बनने वाली और आयंस से मिलके बनने वाली। डायमंड जो है वो भी एटम्स से मिलके बना है और ग्रेफाइट जो है ये भी एटम्स से मिलके बना है, मॉलिक्यूल्स से मिलके नहीं बना। ठीक है, ये भी ग्रेफाइट भी एटम से ही मिलके बना है और डायमंड भी एटम से ही मिलके बना है। कौन सी फैमिली के एटम्स? कार्बन के, और यहाँ भी कार्बन के। मतलब कितनी मुमासिलत है, कितनी सिमिलैरिटी है। समझ आ गई बात? ये ग्रेफाइट वो जिससे आपकी पेंसिल की नोकें बनती हैं उसकी बात कर रहा हूँ। ग्रेफाइट क्या है? जो पेंसिल की आपकी नोकें बनती हैं उसको ग्रेफाइट कहते हैं, और भी यूज़ हैं इसके। तो ये डायमंड जो है ये भी कार्बन के एटम से मिलके बना है, ग्रेफाइट जो है ये भी कार्बन के एटम से मिलके बना है। डायमंड जो है ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ग्रेफाइट जो है वो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है। लेकिन आप जब किसी ज्वेलर के पास जाते हैं, डायमंड के बजाय अपनी पेंसिल के अंदर से पेंसिल की नोक वो निकाल लेते हैं। ठीक है, बहुत सारी नोकें जमा कर लेते हैं, बच्चे शार्प करते हैं ना, नोकें टूट भी जाती हैं। तो ये ग्रेफाइट जो है ब्लैक कलर का अपने उठा के ज्वेलर के पास ले गया और ज्वेलर को बोला भाई ये ले लो, इसके बदले मुझे पैसे दे दो उतने ही जितने के डायमंड के बदले आप देते हैं। तो ज्वेलर आपको क्या समझेगा? पागल ही समझेगा ना। वो बोलेगा भाई डायमंड अलग मामला है, ग्रेफाइट अलग मामला है। आप उससे बहस करेंगे कि भाई डायमंड भी कार्बन के एटम से मिलके बना है, ग्रेफाइट भी कार्बन के एटम से मिलके बना है, डायमंड भी जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ग्रेफाइट भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इनमें फ़र्क क्या है? फ़र्क क्या है इनके अंदर? तो ग्रेफाइट जो है आप उसको इतनी अहमियत नहीं दे रहे, डायमंड को इतनी अहमियत दे रहे। वो ज्वेलर आपसे बोलेगा कि भाई मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं केमिस्ट्री तो नहीं जानता लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि डायमंड और ग्रेफाइट की अगर ज़ाहिरी हालत में फ़र्क है, ज़ाहिरी हालत में फ़र्क है, फिज़िकल अपीयरेंस में फ़र्क है, एक तो ज़ाहिरी हालत जो है उसमें फ़र्क है डायमंड और ग्रेफाइट में। दूसरी बात, स्ट्रेंथ, इनकी ताकत में फ़र्क है। डायमंड जो है वो हार्डेस्ट नोन थिंग है। अभी हमारी ज़मीन पर सबसे मजबूत तरीन चीज़, डायमंड के ऊपर आप पहाड़ गिरा देंगे ना, डायमंड को खराश भी नहीं आएगी। डायमंड इतना मजबूत होता है। और ग्रेफाइट पेंसिल की नोकें जो बनती हैं, बच्चे तोड़ देते हैं, ऐसे ही बच्चे तोड़ देते हैं। तो वो आपसे क्या कह रहा है कि भाई मुझे केमिस्ट्री तो नहीं आती लेकिन मुझे इतना पता है कि डायमंड की ज़ाहिरी हालत और डायमंड की स्ट्रेंथ, उसकी ताकत ग्रेफाइट के मुकाबले में चेंज है ना। डायमंड जो है वो वाइट कलर का नज़र आता है, अपीयरेंस शाइनी है, खूबसूरत सा है, जबकि ग्रेफाइट के अंदर ऐसा सिस्टम नहीं है। दूसरी बात, डायमंड स्ट्रॉन्ग है बहुत ज़्यादा, ग्रेफाइट जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ज्वेलर आपको समझा रहा है, बोल रहा है मैं केमिस्ट्री नहीं जानता लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, भले ग्रेफाइट और डायमंड कार्बन के एटम से ही मिलके बने हैं, भले ग्रेफाइट और डायमंड जो है उनके अंदर जो है वो दोनों ही क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं भले, लेकिन अब भी
कुछ ना कुछ तो फ़र्क है इसके अंदर, कुछ ना कुछ तो फ़र्क है इसके अंदर। वो फ़र्क क्या है, वो फ़र्क सुन लीजिए। जो बच्चे अभी तक वीडियो देख रहे हैं वो ये जानना चाहते होंगे वो जो 2 दीवारें थी उनमें क्या फ़र्क था, और ये भी आप जानना चाह रहे होंगे जो अभी तक की वीडियो दिल पे पत्थर रख के सुन रहे हैं मुझे कि वजह क्या है, तो अब वो सुन लें ज़रा कि ग्रेफाइट और डायमंड के अंदर भी जो वजह मौजूद है वही उस दीवार के अंदर भी है, और ये रीज़न है अरेंजमेंट या जियोमेट्री ऑफ पार्टिकल्स। ये है कोर कॉन्सेप्ट, इसको ज़रा नोट कर लीजिए कि माना कि डायमंड के अंदर कार्बन के एटम्स है, माना कि ग्रेफाइट में भी कार्बन के एटम्स है, माना कि डायमंड जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, माना कि ग्रेफाइट भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, माना कि वो जो दीवार जो थी हमने देखा था वो जिस ब्रिक्स से मिलके बनी है मजबूत दीवार, और वो दीवार जो कि कमज़ोर दीवार थी उसमें जो ब्रिक्स इस्तेमाल की गई थी सेम क्वालिटी की थी, सेम ताकत की थी, सेम फैक्ट्री से वो बन के आई थी, लेकिन वजह क्या थी कि वो दीवार कमज़ोर थी और ये दीवार मजबूत थी। वजह क्या थी कि ये ग्रेफाइट जो है वो काले रंग का है और ये डायमंड जो है वो वाइट कलर का है। इसके पीछे वजह क्या है, इसके पीछे वजह है इनके अंदर मौजूद पार्टिकल्स की अरेंजमेंट, पार्टिकल्स की तरतीब, पार्टिकल्स की ज्योमेट्री। इसके अंदर पार्टिकल्स अलग तरीके से रखे हुए हैं, ग्रेफाइट के अंदर पार्टिकल्स अलग तरीके से रखे हुए हैं। डायमंड के अंदर पार्टिकल्स की अरेंजमेंट अलग है और ग्रेफाइट के अंदर पार्टिकल्स की अरेंजमेंट अलग तरीके से हुई हुई है। अब ज्योमेट्री इसको समझने से पहले मैं आपको वो वाली मिसाल दे देता हूँ, दीवार वाली, ठीक है। दोबारा उस दीवार की तरफ चल लेते हैं ताकि बात तमाम हो जाए यहाँ पर, ताकि बात तमाम हो जाए, क्योंकि आपको वजह तो पता चल गई कि वजह क्या है, पार्टिकल्स की अरेंजमेंट या पार्टिकल्स की ज्योमेट्री में फ़र्क है डायमंड और ग्रेफाइट में, मजबूत दीवार और कमज़ोर दीवार में। बट हाउ, कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये जो है वो स्ट्रॉन्ग वॉल थी ना, इसके अंदर जो ब्रिक्स थी वो ऐसे अरेंज हुई हुई थी, 1 2 3 4 इस तरह से। ये यहाँ पर आपको ब्रिक्स की अरेंजमेंट नज़र आ रही है, ये ब्रिक्स की अरेंजमेंट। अब यहाँ पर इन्हीं ब्रिक्स को यहाँ पर आप देखें कैसे अरेंज हुई हुई। क्या नोट किया आपने, वही ब्रिक्स हैं। जब इस ब्रिक्स को यहाँ पर यूज़ किया बनाने वाले ने, तो अरेंजमेंट जो है, अरेंजमेंट ज्योमेट्री जो है यहाँ पर वो ब्रिक्स की वो नहीं है। यहाँ पर उसने तरतीब का ख्याल नहीं रखा, यहाँ उसने तरतीब का ख्याल नहीं रखा। कोई दीवार, कोई ब्रिक जो है वो आगे है, कोई पीछे है, कोई ऊपर है, कोई नीचे है। जगह जगह उसने जो है इसके अंदर क्या किए हुए, गैप्स भी दिए हुए हैं, जगह जगह उसने जो है वो गैप्स भी दिए हुए हैं। समझ में आ गई बात। तो ब्रिक्स की जो अरेंजमेंट, क्योंकि ब्रिक्स की जो अरेंजमेंट है वो ऑर्डर में नहीं है, ब्रिक्स की जो अरेंजमेंट है वो ऑर्डर में नहीं है, तरतीब में नहीं है, ऑर्डर में नहीं है, तरतीब में नहीं है ब्रिक्स की अरेंजमेंट। और ये जो ऑर्डर और तरतीब की बात कर रहा हूँ, इसी को मैं कह रहा हूँ किसी ज्योमेट्रिकल शेप में नहीं है, ज्योमेट्रिकल शेप में नहीं है, ज्योमेट्रिकल शेप में नहीं है। ये ब्रिक्स आपको तरतीब में नज़र नहीं आ रही, तो इसका दूसरा मतलब क्या है, ब्रिक्स जो हैं वो ऑर्डरली अरेंज नहीं हुई हुई, ब्रिक्स जो है वो तरतीब से अरेंज नहीं हुई हुई। मतलब तरतीब से अरेंज नहीं हुई हुई मतलब
कोई ज्योमेट्रिकल शेप जो है वो ब्रिक्स की नहीं है। अब ये ज्योमेट्रिकल शेप कौन सी हो सकती है, ज़रा अपने नोट्स में डाल लें। जो ज्योमेट्रिकल शेप्स जो कि इसकी तरतीब की ज़िम्मेदार हैं, जो इन ब्रिक्स को एक तरतीब दे रही हैं, जो इन ब्रिक्स को एक ऑर्डर दे रही हैं, वो ज्योमेट्रिकल शेप्स कौन सी हो सकती हैं, मैं आपको बता देता हूँ। वो स्क्वायर शेप हो सकती है, वो रेक्टेंगल शेप हो सकती है, वो रेक्टेंगल शेप हो सकती है वो जो है वो हेक्सागोनल भी हो सकती है, हेक्सागोनल भी हो सकती है, वो ऑक्टाहेड्रल भी हो सकती है, वो ऑक्टाहेड्रल भी हो सकती है, वो टेट्रागोनल भी हो सकती है। ये क्या है सब की सब, ऑक्टाहेड्रल, टेट्रागोनल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, हेक्सागोनल, ये सब की सब ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, ये सब की सब ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो हैं जिसके अंदर पार्टिकल्स, चाहे मॉलिक्यूल हों, चाहे एटम हो, चाहे आयन हो, उन पार्टिकल्स जो हैं उनकी पार्टिकल्स की अरेंजमेंट कैसी है, उनकी तरतीब कैसी है, किसी न किसी ज्योमेट्रिकल शेप में। कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऐसे होंगे जिसके अंदर पार्टिकल्स जो हैं उसके वो टेट्रागोनली अरेंज हुए हुए होंगे। कुछ पार्टिकल्स, कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसे होंगे जिसके अंदर पार्टिकल्स की अरेंजमेंट ऑक्टाहेड्रल होगी। कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऐसे होंगे जिनमें पार्टिकल्स की अरेंजमेंट जो है वो स्क्वायर्ड शेप में होगी। कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसे होंगे जिसके अंदर पार्टिकल्स की अरेंजमेंट रेक्टेंगुलर इन शेप होगी। कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसे होंगे जिनके अंदर पार्टिकल्स की अरेंजमेंट हेक्सागोनल होगी। और ये जितनी भी टेट्राहेड्रल शेप्स आपको नज़र आ रही हैं, इनमें से कोई एक होगी किसी के अंदर। यहाँ पर जो हमारे पास डायमंड की मिसाल हमने दी थी ना, उसके अंदर भी पार्टिकल्स जो कार्बन के एटम्स हैं उन्होंने छोटे छोटे ग्रुप बना रखे हैं, अंदर छोटे छोटे ग्रुप बना रखे हैं आप इसी ज्योमेट्रिकल शेप की। कोई एक ख़ास ज्योमेट्रिकल शेप डायमंड के अंदर भी पार्टिकल्स की है, ठीक है। इसकी तफसील हम अगली वीडियो के अंदर जो है वो तफसील से देखेंगे। बहरहाल समराइज़ कर लें सबको सब, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर पार्टिकल्स ऑर्डरली अरेंज होते हैं और कोई ना कोई ज्योमेट्रिकल शेप वो लिए हुए होते हैं। टेट्रागोनल, ऑक्टाहेड्रल, कोई भी हो सकती है पार्टिकल्स की अरेंजमेंट, पार्टिकल्स की ज्योमेट्रिकल शेप। लेकिन अगर आप एमरफस सॉलिड्स को देखेंगे तो इनके अंदर ये सॉलिड्स की वो किस्में हैं जिसमें पार्टिकल्स की अरेंजमेंट जो है वो ज्योमेट्रिकल शेप में नहीं हुई हुई, ऑर्डरली अरेंज नहीं हुई हुई, कोई तरतीब वहाँ पर आपको नज़र नहीं आती पार्टिकल्स की अरेंजमेंट में एमरफस सॉलिड्स के अंदर। तो ये दो बुनियादी किस्म के सॉलिड्स हैं और इसकी अहमियत भी मैंने आपको बता दी है, इसकी अहमियत भी मैंने आपको बता दी है कि ये जो एमरफस सॉलिड्स हैं ये इतने मजबूत फिर नहीं होंगे जितने के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं वो मजबूत होंगे, क्योंकि उसके अंदर पार्टिकल्स जो हैं वो किसी न किसी ज्योमेट्रिकल शेप में अरेंज हुए हुए हैं। जबकि एमरफस सॉलिड्स जो हैं इसके अंदर हमारे पास जो है वो पार्टिकल्स प्योरली जो है वो अरेंज किसी ज्योमेट्रिकल शेप में अरेंज नहीं हुए हुए। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ये पार्ट 4 जो है हो चुका, इसके अंदर हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमरफस सॉलिड्स का फ़र्क देखा। ये आप जहन में रखेंगे तो फिर आगे आपको बात समझ में आएगी मेरी अगली वीडियोज़ में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।